हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके स्कूल के पीटी एग्जाम में इसका थ्योरी पोर्शन आएगा, तो इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। एंड रिमेंबर दैट इसके जो मैप आइटम्स है वो एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो इंडिया इज endowed with a rich variety of mineral resources due to its varied geological structure। इंडिया के इतने बड़े डाइवर्सिटी कल्चर, इतने अच्छे कल्चर को देखते हुए, इतने सारे रिलीजियस को देखते हुए, उसके बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी इंडिया में पाए जाते हैं। बल्क में जो मिनरल्स की वैल्यूएबल जो मिनरल्स है जिनकी वैल्यू है वो बल्क में एज अ प्री पैलेजोइक एज में प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। ये मेनली एसोसिएट है मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के हमारे इंडिया के पेनिसुलर एरिया में। जो बड़े से एलुविलर प्लेन ट्रैक्ट है नॉर्थ इंडिया का, वो उसमें इकोनॉमिक यूज़ के लिए मिनरल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो जो पूरी कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेस के साथ, वो ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम अलग अलग मिनरल्स की, अलग अलग एनर्जी रिसोर्स की कंट्री के अंदर किस तरीके से अवेबिलिटी होती है उसके बारे में जानेंगे। मिनरल क्या है, एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पर लिखा है। सो मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि एक मिनरल एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि केमिकल और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक एक सब्सटेंस है। मिनरल्स रिसोर्सेज के टाइप्स की अगर हम बात करें, सो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मिनरल्स जो हैं वो टू मेन कैटेगरीज में ग्रुप्ड हैं, जिनका नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, जिनको आगे क्लासिफाइड किया गया है टू ग्रुप्स में। मेटेलिक मिनरल में आप देख सकते हैं फेरस एंड नॉन फेरस, एग्जाम्पल दे रखे हैं। नॉन मेटेलिक में भी आप टू तरीके के देख सकते हैं, फ्यूल मिनरल एंड अदर नॉन मेटेलिक्स, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे दे रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 0.71। ऊपर हमने फिगर देखी 7.1 जिसमें क्लासिफिकेशन था। तो मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मेटल्स के सोर्सेज हैं जिनमें आयरन और है, कॉपर, गोल्ड, ये मेटल प्रोड्यूस करते हैं और ये इस कैटेगरी में आते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो आगे डिवाइडेड है फेरस और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स में। फेरस तो आप जानते ही होंगे, आयरन का मतलब होता है, साइंस में हमने खूब पढ़ा है, Fe फॉर्मूला होता है आयरन का, फेरस, ठीक है। तो जितने भी मिनरल्स जिनमें आयरन का कंटेंट पाया जाते हैं वो जिनमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है वो फेरस होते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं आयरन और पाया जाता है जितने भी मिनरल्स में, उन्हें हम फेरस की कैटेगरी में डालेंगे। और जिनमें आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता वो नॉन फेरस की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स या तो ऑर्गेनिक में, जैसे कि जिनको फॉसिल फ्यूल हम कह सकते हैं, ठीक है, जिनको मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं, वो या तो एनिमल या फिर प्लांट लाइफ जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनसे आए हों। अदर दूसरे टाइप के नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो इनऑर्गेनिक है ओरिजिन में, जैसे कि मिका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, ठीक है। मिनरल्स जिन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, और हर पर्टिकुलर स्पेस में ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप बन जाता है उसकी क्वालिटी पर और मिनरल्स की क्वांटिटी पर, कि उसकी गुड क्वालिटी कैसी है मिनरल की, कम क्वांटिटी तो नहीं है, ज़्यादा क्वालिटी मिनरल, जिनकी कम क्वालिटी है मिनरल्स क्योंकि कम क्वांटिटी तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वांटिटी है। तीसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जितने भी मिनरल्स है वो सारे के सारे वक्त के साथ एग्जॉस्टिबल है कि नहीं, क्योंकि उनको काफ़ी जियोलॉजिकल टाइम लगता है डेवलप होने में, और वो तुरंत हम कह नहीं सकते कि वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक उनकी ज़रूरत पड़ती है, ख़त्म नहीं होते वो, तो उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको काफ़ी जियोलॉजिकल टाइम चाहिए होता है डेवलप होने के लिए, और वो तुरंत जल्द ही वक्त के साथ, जैसे हमने आज मेरे पास आयरन है, अब ख़त्म हो गया, मैं कितना ही निकाल रही हूँ अर्थ की क्रस्ट से, लेकिन निकल नहीं रहा है, ख़त्म हो गया। अब मैं 1 घंटे तक वेट करूँगी तो तुरंत थोड़ी ना आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको जियोलॉजिकल एक परफेक्ट टाइम चाहिए वापस डेवलप होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें कंजर्व करके रखते हैं और उनका मिसयूज़ नहीं करते, क्योंकि
वो कोई सेकेंड क्रॉप के रूप में तुरंत हमारे पास आ नहीं जाएगी, टाइम लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हम जानेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं इंडिया के अंदर वो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं। ओवर 90% यानी 90% तक के जो कोल हैं वो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी की वैलीज में रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं कोल को, क्योंकि कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, राइट। अभी बीच में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, न्यूज़ में भी आया था कि कोल फिनिश हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कटौती हो रही है हर जगह। तो ये इस चीज़ का ज़रूरी है, क्योंकि 97% तक इन वैलीज में कोल को रिजर्व करके रखा जाता है। पेट्रोल को रिजर्व किया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन्स में, कहाँ कहाँ है, असम, गुजरात और मुंबई में, ठीक है। और इनका जो ऑफ शोर रीजन है अरेबियन सी में है, ठीक है। जितने भी न्यू रिजर्व हैं वो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन्स इन सब में लोकेट करते हैं। जितने भी मेजर मिनरल रिसोर्सेज है ये एक मंगलुरु और कानपुर के ईस्ट लाइन से लिंक है। तो मिनरल्स जर्नली जो है वो इंडिया के ब्रॉड बेल्ट्स, 3 ब्रॉड बेल्ट्स में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। या फिर उनमें कुछ तो स्पोरेडिक ऑकरेंसेस हो सकती है, या फिर वो आइसोलेटेड पॉकेट एरिया है। अब वो बेल्ट्स क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो पहला बेल्ट आता है द नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। ये बेल्ट जो है ये छोटा नागपुर और उड़ीसा प्लेट्यू को कवर करता है, वेस्ट बंगाल और कुछ छत्तीसगढ़ के पार्ट्स को कवर करता है, ठीक है। इसमें मिनरल विज यानी आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल ये सब पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेसिन बेल्ट आता है सदर्न वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें कर्नाटका, गोवा और तमिलनाडु के और केरला के जो कॉन्टिन्जियस अपलैंड्स है वो कवर होते हैं। इसमें फेरस मेटल और बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें हाई ग्रेड के आयरन और मैंगनीज और लाइमस्टोन भी है, ठीक है। लेकिन इसमें कोल के मामले में कोल मिनरल जो है वो इसमें नहीं आता। किसके एक्सेप्ट में, नेवेली लिग्नाइट के एक्सेप्ट में, ठीक है। ये बेल्ट जो है ये इतना डाइवर्सिफाइड मिनरल के तौर पे नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है और केरला में से मोनेजाइट और थोरियम, बॉक्साइट, क्ले ये सब पाया जाता है, और गोवा में सिर्फ आयरन और डिपॉजिट है। तो इतना डाइवर्सिफाइड ये नहीं है। नेक्स्ट हम लास्ट की बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। ये जो है ये अरावली, राजस्थान से लेकर गुजरात के कुछ पार्ट्स में मिनरल्स में एसोसिएटेड है धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स के साथ। इसमें कॉपर, जिंक जो कि मेजर मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। राजस्थान जो है वो बिल्डिंग स्टोन यानी सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल के मामले में सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस। दूसरी अगर हम बात करें जिप्सम और फुलर्स की, तो ये जो है ये भी ज़्यादा मात्रा में इस रीजन में पाए जाते हैं। डोलोमाइट, लाइमस्टोन रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वो भी पाए जाते हैं। गुजरात को पेट्रोलियम डिपॉजिट के नाम से ही अपने आप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में सॉल्ट के सोर्सेस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है और इधर बहुत ज़्यादा पाई भी जाती हैं। अब जो हिमालय बेल्ट है वो एक दूसरा तरीके का मिनरल बेल्ट है जहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सारी चीज़ें आती हैं। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट दोनों जगह पे पाई जाती है। असम वैली जो है उसमें मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो ऑफ शोर एरियाज में पाए जाते हैं, मुंबई कोस्ट के आसपास, ठीक है। आने वाले पेजेस में हम कुछ स्पेशल पैटर्न पढ़ेंगे इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में। अब आ रहा है फेरस मिनरल के बारे में। फेरस मिनरल में हमने भी पढ़ा आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट ये सब चीज़ें आती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है मेटल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को। हमारी कंट्री जो है फेरस मिनरल के मामले में रिजर्व और प्रोडक्शन के मामले में अच्छी तरीके की पोजीशन में है। सबसे पहले हम जानेंगे आयरन और के बारे में। सो इंडिया जो है वो फेयरली एबिडेंट, मतलब ज़्यादा मात्रा में आयरन और सफिशिएंट मात्रा में आयरन और इंडिया जो है प्रोड्यूस कर पाता है। इसका जो लार्जेस्ट रिजर्व आयरन और का है वो एशिया के अंदर ही होता है। 2 मेन टाइप्स के और हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, वो हेमेटाइट
और एक है मैग्नेटाइट। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इसकी सुपीरियर क्वालिटी की वजह से। आयरन और माइंस जो है वो कोल फील्ड, यानी जहाँ पर कोल मिनरल्स फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आसपास पाए जाएंगे, क्योंकि उनके एडवांटेजेस को ऐड करते हुए अबाउट 95% जो आयरन और का रिजर्व है वो उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु में होता है। उड़ीसा के अंदर आयरन और जो है वो हिल एरियाज में होते हैं, जो कि है सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार इधर। और जो इम्पोर्टेंट माइंस है वो है गुरु माहिसानी, सुलेपेत, बदम पहाड़, किरुबुरु, ठीक है, ये सारे हिल रेंजेस। उसी तरह से झारखंड भी कुछ एक ओल्डेस्ट आयरन और माइंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील प्लांट्स झारखंड में लोकेट करते हैं। और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट माइंस है जैसे कि नोआ, मूंदी, गुआ, ये सारे पूर्वी और पश्चिमी सिंगबम डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करते हैं। ये बेल्ट जो है ये आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा, बाइलादिला, दाली, राजहारा, इन दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट माइंस है आयरन और के कंट्री में। कर्नाटका में ये यहाँ लोकेट करती है। कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, ये तो आप खुद ही पढ़ लेना, कोई ज़्यादा मुझे ये इंपॉर्टेंट तो लगते नहीं है, ठीक है, ये तो आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है। तो इधर भी ये सब वही है, ठीक है। मैग्नीज के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीज एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आयरन और के स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये फेरो एलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नी डिपॉजिट जो है ये ऑलमोस्ट सभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में यूज होता है, पाया भी जाता है, और ये मेनली एसोसिएटेड है धारवाड़ सिस्टम के साथ। ओडिशा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। मेजर माइंस इनकी ओडिशा में आयरन और के सेंट्रल पार्ट के आसपास ही पाई जाती है, इन एरियाज में। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है आयरन और फील्ड्स का, माइंस का, एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स का, ठीक है, और मैग्नीज का, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी इधर इस पैरा में भी, ये वाला जो पैरा है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला जो पैरा है यहाँ पे, यहाँ तक आपको यही बताया गया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट और वगैरह ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट हम नॉन फेरस मिनरल्स पे चलते हैं। तो इंडिया जो है वो पूर्ली नॉन फेरस के मेटेलिक मिनरल्स के मामले में थोड़ा सा गरीब सा है, क्योंकि एक्सेप्ट बॉक्साइट इंडिया तो खूब प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन और भी जितने भी नॉन फेरस मटेरियल आते हैं उनके मामले में वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। बॉक्साइट एक ऐसा और है जो कि एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट जो है वो मेनली टर्शरी डिपॉजिट एरिया में पाया जाता है, और ये लेटराइट रॉक्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि एक्सटेंसिवली या तो ये प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर इंडिया के हिल रेंजेस में या फिर ये कंट्री के कोस्टल ट्रैक्स में भी अकर कर सकता है। ओडिशा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ठीक है। कालाहांदी और संबलपुर इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। अब बाकी का जो पैराग्राफ है वो बस ये बताएगा कि इसकी माइंस वगैरह किधर सेटअप है, तो इसे आप खुद सेल्फ रीड कर लेंगे। कॉपर एक इंडिस्पेंसिबल मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर बनाने के लिए, ठीक है। ये जो है एलॉयबल है, मेलिएबल है, डक्टाइल भी है, और इसे गोल्ड के साथ भी मिक्स करते हैं ताकि ज्वेलरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। कॉपर डिपॉजिट जो है मेनली अकर होती है इन इंडस्ट्रीज पर, बस वही नाम आ गया इंडस्ट्रीज की, ये आप सेल्फ रीड करेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की जान लेते हैं। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनमें से मीका सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मिनरल्स हैं ये लोकल कंजप्शन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फॉस्फेट है। मेका की बात करें तो मेका जो है वो एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये जो है स्प्लिट करता है, इनको पतली पतली शीट्स में स्प्लिट कर देते हैं, टफ और फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि मिका जो है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, झारखंड के अंदर, ठीक है, ठीक है। और हाई क्वालिटी की जो मिका है वो ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। हाई क्वालिटी की जो मिका है वो हाजीराबाग प्लेट्यू में अकर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बाकी का वो ये पोर्शन की कहाँ पे क्या पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। मिनरल फ्यूल्स जो है वो पावर जनरेशन के लिए, एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट के लिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स की
और एक रिक्वायरमेंट के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैप दे रखा है कॉपर और बॉक्साइट का। ठीक है, कोल की बात करें तो कोल एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि मेनली थर्मल पावर और आयरन और की स्मेल्टिंग के जनरेशन में यूज होता है। कोल जो है ये एक तरह का रॉक में अकर होता है, क्योंकि टू जियोलॉजिकल एजेस में मेनली सीक्वेंसेस में ये है जिसका नाम है गोंडावना और टर्शियरी डिपॉजिट। अबाउट 80% जो कोल डिपॉजिट है इंडिया के अंदर वो बिटुमिस टाइप का है और नॉन कोकिंग ग्रेड का है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडावना कोल है इंडिया के फील्ड के अंदर वो दामोदर वैली में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो बस वही बताया गया कि कौन सी कोल माइन कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे एक पैरा दे रखा है, इसे आप सेल्फ रीड कर लेंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, ये नेवियली कोल फील्ड है, अभी हमने नेवियली का नाम सुना था तो ये वो वाली पिक्चर है। यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे कन्वेंशन एनर्जी सोर्सेज के मैप दे रखे हैं, कोल फील्ड, कोल माइन, ऑयल फील्ड, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व, HYG नेचुरल गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये सारे उसका मैप है। आगे चलते हैं, टर्शरी कोल, ये भी वही है, यहाँ पे भी वही है। पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं तो पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स के, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के, कलर के, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। ये एनर्जी के लिए एसेंशियल सोर्स है सभी इंटरनल कंबसन इंजन्स के लिए, ऑटोमोबाइल, रेलवे, एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स प्रोसेस किए जाते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फर्टिलाइजर, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, रबर्स, ओके, वैसलीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक। ठीक है, आपको पता है पेट्रोलियम को एज ए लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही स्कैर्सिटी होती है और बहुत डाइवर्सिफाइड यूजेस भी होते हैं। क्रूड पेट्रोलियम जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में अकर किए जाते हैं। इसके जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो है वो सिस्टमेटिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने लिया था, जो कि सेटअप हुई थी इंडिया के अंदर 1956 में। उसके बाद टिल देन आज भी डिगबोई जो है असम में वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। लेकिन जो सीनरी आफ्टर सीन 1956 के बाद तो चेंज हो गया था, तो अब रिसेंट ईयर्स में नई ऑयल डिपॉजिट है जो कि एक्सट्रीम वेस्ट और ईस्टर्न कंट्री के पार्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया हैं वो सब यहाँ तक के पैराग्राफ में बताया गया है। हम नेचुरल गैस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो डिगबोई है वो एक फील्ड बेस्ड का एग्जाम्पल है और बाराऊनी की एग्जाम्पल है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी का। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं तो जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये 1984 में एज अ पब्लिक सेक्टर के तौर पर सेटअप की गई थी, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट और मार्केट नेचुरल गैस थे वो सब इसमें अंडरटेक कर रहे थे। लेकिन इसे बाद में ऑयल फील्ड्स के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इसका जो एक्सक्लूसिव रिजर्व है वो आज भी तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और जो ऑफ शोर वेल्स है वो गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, ठीक है, और ये जो है ये सारे के सारे एग्जॉस्टेबल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रो, जियो थर्मल, बायोमास, सोलर विंड। ठीक है, और ये जो एनर्जी सोर्सेज है ये ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं ज़्यादा सस्टेन प्रोवाइड कराते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं, चीप भी होते हैं। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट के बाद भी। यहाँ कुछ ऑयल रिफाइनरीज के मार्क दे रखा है तो इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। सो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो एक वायबल रिसोर्स के साथ इमर्ज हुई थी। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है इसकी न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन के लिए यूज होते थे, जो कि थे यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम डिपॉजिट जो था वो धारवाड़ रॉक्स के अकर में था, यानी धारवाड़ रॉक्स में पाया जाता था। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यूरेनियम ओर्स जो हैं वो अभी भी कुछ सिंगभूम कॉपर बेल्ट की लोकेशंस में पाए जाते हैं। उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के में पाए जाते हैं। अब कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती है वो यहाँ लिखा है। फिर उसके आगे से हम करेंगे एटॉमिक एनर्जी से, लास्ट पैरा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो 1948 में एस्टेब्लिश हो गई थी। उसके बाद उसके प्रोग्रेस के बाद एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है ट्रॉम्बे 1954 में एस्टेब्लिश हुई, जो कि उसके बाद में रीनेम कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो थे तारापुर, रावतबाटा नियर कोटा, ये सारे नाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं सोलर एनर्जी पर। सो सन रेज जो
टैप्ड हो जाती है फोटोवॉल्टिक सेल्स में, जिनको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो सोलर एनर्जी है। तो जो दो इफेक्टिव प्रोसेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है ताकि वो सोलर एनर्जी को टैप कर सके, और जो कि फोटोवोल्टाइक्स है और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का कुछ रिलेटिव एडवांटेजेस होते हैं पूरे ऑल ओवर, लेकिन दूसरे नॉन रिन्यूएबल के एनर्जी रिसोर्सेज के साथ भी। कॉस्ट इसकी कॉम्पिटिटिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आसानी से बनाया जा सकता है। सोलर एनर्जी 7% ज़्यादा इफेक्टिव है कोल या फिर ऑयल बेस्ड प्लांट से, और 10% मोर इफेक्टिव है न्यूक्लियर प्लांट से भी। तो जर्नली से हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर, अप्लायंसेस में रिप्लेस कर देते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं सभी घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो सोलर पैनल लगा लेते हैं अपने घर में और अब फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही है। फिर उसके बाद जब ये सभी घरों में लगना लागू हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, तब ये बहुत सस्ते मिलेंगे। अभी तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के, गुजरात और राजस्थान में। विंड एनर्जी की हम बात करें, यहाँ पे एक ठीक है, विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, हमारी जो विंड एनर्जी है वो एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री है, इनऑक्सिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। गुजरात में आप देखेंगे विंड एनर्जी के आपको खूब मिल जाएंगे। तो जो मैकेनिज्म एनर्जी कन्वर्जन है ब्लो हवा चलने से लेकर, वो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी जो है विंड की, वो टर्बाइंस में थ्रो की जाती है, फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो परमानेंट विंड सिस्टम है, जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, सीजनल विंड, ठीक है, जैसे कि मानसून भी एक तरह का एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि इसके जो लोकल विंड है, लैंड, सी ब्रीज, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर पाते हैं वो कंट्रीज के नाम दे रखे हैं। टाइडल एंड वेव एनर्जी की बात कर लेते हैं। जितने भी ओशन करंट्स है, ये सारे के सारे स्टोर हाउस एंड फाइनाइट एनर्जी का, क्योंकि 17 और 18 सेंचुरी के बिगिनिंग में बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम क्रिएट किया जा सके टाइडल वेव से और ओशन करंट से। जितने भी बड़े बड़े टाइडल वेव्स हैं उन्हें आज भी इंडिया के वेस्ट कोस्ट में वो अकर होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर जनरेट कर ली जाती है। इंडिया का ग्रेट पोटेंशियल यानी ज़्यादातर सक्षम है वो टाइडल एनर्जी क्रिएट करने में भी, लेकिन इतना सक्षम नहीं है और इतना इसका यूज़ में नहीं होता। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जब अर्थ के अंदर जब मैग्मा होता है, तो वो जब अर्थ के अंदर से निकला हुआ जो मैग्मा उसकी सरफेस पर आता है, ज़मीन पर आता है, तो उसमें जो बहुत सारी हीट निकलती है वो रिलीज होती है। तो ये जो हीट एनर्जी सक्सेसफुली किसी मशीन में ट्रैप कर ली जाती है और फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जो गर्म पानी है उसमें से जो धुआं निकलता है यानी जो हीट निकलती है, या फिर गीज़र से भी जो हीट निकलती है, वो उससे भी थर्मल एनर्जी जनरेट की जा सकती है और इससे पॉपुलरली जियोथर्मल एनर्जी का नाम दिया गया है। ये एनर्जी जो है ये अब एक के बाद एक नई एनर्जी रिसोर्सेज की चाबी बन रही है और जल्द से जल्द एटर्नल सोर्स पर डेवलप्ड हो रही है। जितने भी हॉट स्प्रिंग है, गीज़र है, इनको मिडिवल पीरियड से यूज़ किया जा रहा है। इंडिया के अंदर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो है वो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कमीशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले यही लगा था। एंड यहाँ पे एक हमें बॉक्स में लिखा है कि जो पहला सक्सेसफुल 1890 में उसमें क्या किया था कि जो अंडरग्राउंड हीट जो थी उसको ट्रैप कर लिया गया था बॉयस इडाहो यूएसए सिटी में, जहां पर गर्म पानी का पाइप नेटवर्क था बनाया गया था ताकि हीट आसपास की सराउंडिंग बिल्डिंग में दी जाए। और ये प्लांट आज भी काम कर रहा है। ये प्लांट आज भी आपको यूएसए में मिल जाएगा। बायो एनर्जी की बात करें, बायो एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से आती है, जिनमें एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, म्यूनिसिपल, ठीक है, इंडस्ट्रियल और दूसरे वेस्ट होते हैं। बायो एनर्जी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन है। इसको आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हीट एनर्जी हो या फिर कोई भी गैस हो, कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो वेस्ट और गार्बेज से इसको एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। फिर ये इकोनॉमिक रूरल एरियाज़ की इकोनॉमिक लाइफ में इंप्रूव होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस करती है और सेल्फ रिलायंस को एनहेंस करती है और फ्यूल वुड के प्रेशर भी कम करती है। इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ये प्लांट हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो मेनली है ओखला इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक प्लेस है ओखला, वहाँ पर इसका मेन प्लांट है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो जो चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए बहुत चीज़ें सामने आई हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स जो है रिसोर्स के, उससे वापस से
बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट और दूसरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए आता है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए इसकी जो अर्जेंट नीड है रिसोर्सेज की कंजर्व करने की है। ठीक है, इसकी जो नीड है वो यही है कि रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे कि सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल, ये सारे के सारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, तो इन्हें डेवलप भी किया जाना चाहिए और इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के साथ रिप्लेस करना चाहिए। मेटेलिक मिनरल्स के केस में स्क्रैप मेटल्स का यूज होता है, जो कि मेटल्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। स्क्रैप का यूज होना स्पेशली मेटल्स, कौन से मेटल, कॉपर, लेड, जिंक, इनमें यूज होता है, क्योंकि इंडिया जो है इन्हें ज़्यादा मात्रा में रिजर्व कर पाता है। अगर हम स्कैर्स जो कम मात्रा में पाए जाते हैं मिनरल्स, उनके सब्स्टिट्यूट की यूज़ की बात करें तो इनका कंजप्शन भी कम कर दिया जाता है। स्ट्रैटेजिक और स्कैर्स मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो भी कम कर दिया गया है, ताकि कम कर देना चाहिए, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्व है वो ज़्यादा टाइम तक, लंबे पीरियड तक इसका इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आपका वन शॉट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ये चैप्टर। आई होप आप सभी को बिना किसी क्वेरी के ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या कोई प्लेस का नाम आपको नहीं सुना हो, आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इतने तो एडवांस हो ही आप लोग। ठीक है, सो thank you guys for watching this video. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel, and if you have any query regarding this, so you can ask me in the comment section. Okay बच्चा पार्टी, so ये नहीं कि चैप्टर मैंने समझा दिया तो रिवाइज नहीं करोगे। ये सेशन पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आप एक बार खुद बुक को रीड करेंगे, कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू डू subscribe my channel. Next class we will start history.